नमस्कार, स्वागत है आपका। आप एक बार फिर हमारे एडवाइजर जरूरी है कि इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे नए साल में कैसी होनी चाहिए आपकी वेल्थ प्लानिंग, वो बहुत जरूरी होता है। और इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ है क्विंटस वेल्थ एडवाइजरी सर्विस के एमडी एंड फाउंडर मनीष गोयल। मनीष सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ एक बार फिर इस शो पर जुड़ने के लिए। किसी को फाइनेंशियली अगर अपना कुछ प्लानिंग करना है तो आपको लगता है कि 2026 में उसको अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो स्मिता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आप एक रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो एक कमिटमेंट है। तो उसको आप कमिटमेंट की तरह देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसको सॉल्व करता है, जो आपका वेल्थ क्रिएशन है उसको सॉल्व करता है, और जो भी आपने अपनी पूरी लाइफ के लिए फाइनेंशियल गोल्स बनाए हुए हैं उनको मीट करने में आपकी मदद करता है। तो वो रेजोल्यूशन या वो कमिटमेंट आप कभी भी बना सकते हैं। बट जो नया साल होता है उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एज यू राइटली सेड, कि वेट लॉस करने को लेके या बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं। तो वो भी अच्छा समय है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग एज ए रेजोल्यूशन को उस टाइम पे बना लें। अब उसमें 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंस को बहुत क्लियरली डिफाइन कर लें कि मेरी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है। दूसरा, जितनी भी क्लैरिटी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके आज की डेट में है, विद टाइम वो बदलते रहेंगे, आपकी इनकम भी बदलती रहेगी, वो अलग बात है। जो भी क्लैरिटी आपको आज की डेट में है, वो सारे गोल्स को आप बहुत अच्छे से लिख लें, और फिर एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलें जो आपको आपके गोल्स, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के बहुत अच्छा प्लान बना के देगा। और आपका सारा ध्यान होना चाहिए डिसिप्लिन पे। क्योंकि अगर आपने शुरुआत कर ली, रेजोल्यूशन बना लिया, प्लानिंग भी हो गई, बट अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो उस प्लान का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आप उसको रेजोल्यूशन समझ के करें या कमिटमेंट समझ के करें। जो साल की शुरुआत है वो बहुत अच्छा समय है ऐसा कोई स्टेप लेने के लिए। बिल्कुल, और ये डिसिप्लिन के साथ शुरुआत करने के लिए। और मुझे याद है मनीष जी, हमने शायद हर एक एपिसोड में इसकी बात की है कि आपका कमिटमेंट और आपका डिसिप्लिन ही आपको इस मार्केट में पैसा बना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में वाकई में आपको वेल्थ एक बहुत अच्छी क्रिएट करनी है तो सबसे ज्यादा मायने आपका माइंडसेट रखता है, आपका एसेट एलोकेशन रखता है, डिसिप्लिन रखता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो जनरली ये मिथ है कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ये एक मिथ है, आई वुड से ये एक मिथ है, क्योंकि ज्यादा कमाने के बाद भी आपकी वेल्थ लो हो सकती है, और रिलेटिवली स्मॉलर इनकम के साथ भी आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ज्यादा कमाने के बाद भी वेल्थ लो हो सकती है। कैसे? अगर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं है, कि आपने कमाई करी, जो हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। ज्यादा कमाना, ज्यादा कमाने के बारे में सोचना तो बहुत अच्छी बात है, हर आदमी का फंडामेंटल राइट है, बट उसके साथ आपको अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। अदरवाइज ज्यादा कमाने के बाद भी आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो इनकम है वो आपकी किस तरीके की है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं बट आप इन्फ्लेशन से ऊपर के रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे, हमारी कंट्री में 4-5-6% का इन्फ्लेशन है, तो आपकी जो इनकम है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको उससे ऊपर के रिटर्न देनी चाहिए। वो संभव है अगर आप थोड़ा सा उस तरीके के एसेट क्लास को प्रीफर करेंगे जहां हायर रिटर्न लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं सोच पाता, वो कमाने में बिजी रहता है, और उसका लेना देना आप उसको माइंडसेट से बोल सकते हैं, बट मैं उसको थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस से बोलूंगा। बिकॉज हमारी सोसाइटी में बोल लीजिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोल लीजिए, हमारी फैमिलीज में बोल लीजिए, वहां पे ज्यादा इनकम को लेके या ज्यादा कमाने को लेके बहुत ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाता है। लेकिन उस पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस बात को लेके बहुत ज्यादा ऐसी एजुकेशन नहीं है या ऐसी बातचीत जनरली स्पीकिंग फैमिलीज में नहीं होती। तो उसको मैं माइंडसेट से ज्यादा बोलूंगा, वो अवेयरनेस। तो धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ भी रही है, एंड उसको ही हम इफ आई में से एडवाइजर जरूरी के तहत उसको ही प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, अपना माइंडसेट बदलिए। जो भी आप इनकम, चाहे आप कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करिए। अपना माइंडसेट अगर बदलेंगे, उसके बाद एलोकेशन बहुत जरूरी है कि आपके जो गोल्स हैं उनको ध्यान में रख के आपका किस एसेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखिए। एंड सबसे जरूरी बात, तीसरी बात जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोली, डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप कितना भी कमा लें,
कितना भी फाइनेंशियल प्लान बना लें, किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर लें, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। और इस डिसिप्लिन के साथ अगर मैं इसमें ये जोड़ूं कि मान लीजिए मेरी या किसी की भी इनकम 25 से 30 लाख है और वो बहुत चाहता है कि डिसिप्लिन के साथ वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा म्यूचुअल फंड में, तो फिर उसके लिए एक सूटेबल प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दूसरा, एक वो होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, उनको आज से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, उनके कुछ अपने गोल हैं जिसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना है। इन दोनों को अपनी अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का या इन्वेस्टमेंट्स का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो नहीं बदलता। अगर आपकी इनकम 20-25 लाख है या आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस 20-25 लाख है, या आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं या आपकी इनकम लो है, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक फ्रेमवर्क है वो नहीं बदलता। आउटकम अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं या आपके पास लो इन्वेस्टेबल, रिलेटिवली लोअर इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो आपका आउटकम अलग होगा। किसी के पास 20-25 लाख की इनकम है या उस तरीके का इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो आउटकम अलग होगा। किसी के पास 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ है तो आउटकम अलग होगा। राइट, वो आउटकम अलग अलग होगा, फ्रेमवर्क नहीं बदलता। इसमें होगा क्या कि आप उन सब बातों में ज्यादा चिंता ना करें कि मेरी इनकम कम है या इन्वेस्टेबल सरप्लस कम है, उन सब बातों की चिंता ना करें। बिकॉज इन एनी केस लाइफ में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपकी इनकम भी बदलेगी, आपके गोल्स भी बदलेंगे, आपका शायद रिस्क प्रोफाइल भी बदलेगा। तो वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है उसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, जिसमें एक एडवाइजर, एक अच्छा एडवाइजर या एक प्लानर आपकी बहुत मदद कर सकता है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टेबल सरप्लस रेडी कर लूं, पहले मैं ज्यादा इनकम अर्न कर लूं, उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, तो जो कंपाउंडिंग का एडवांटेज है आप वो खो देंगे। तो जितना जल्दी आप शुरू कर सकें उतना जल्दी स्टार्ट करिए, बिकॉज जो कंपाउंडिंग का एडवांटेज है वो सबसे ज्यादा उन लोगों को मिलता है जो अपनी जर्नी को जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो लोग लार्जर इन्वेस्टेबल सरप्लस इकट्ठा करने की वजह से डिले कर देते हैं, वो फिर कंपाउंडिंग का एडवांटेज कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं। आप 20-25 लाख हैं, स्क्रैच हैं, फ्रेमवर्क नहीं बदलता, फ्रेमवर्क वही रहेगा, सिर्फ आउटकम अलग अलग होगा, विच इज नेचुरल कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आउटकम आएगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि आपकी इनकम जैसी है उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचे। अब थोड़ा सा लाइफ के स्टेजेस में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना उसकी बात करते हैं। तो 6 स्टेजेस होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहला तो आप जब पहली सैलरी आपकी हाथ में आती, उसके बाद जब आप शादी करते हैं, जब आपके बच्चे होते हैं, फिर उनका एजुकेशन होता है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट होता है, आजकल लोग ट्रैवल भी ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे ही स्टेजेस के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से, और एडवाइजर कितना जरूरी होता है उस दौरान भी, ये प्लानिंग के दौरान? देखिए, प्लानिंग के लिए एडवाइजर तो लगेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, एज एन इन्वेस्टर आई एम सेइंग, बट प्लानिंग के लिए एडवाइजर तो लगेगा। अब जहां तक लाइफ स्टेजेस की बात है, उसमें हर लाइफ स्टेज के लिए जो एक कोर प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है कैश फ्लो डिसिप्लिन, कि आप इनकम माइनस एक्सपेंस में कितनी सेविंग बचा पाते हैं। वो एक कोर प्रिंसिपल है, वो आपको लाइफ की हर स्टेज में ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में जो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए या जो बहुत जरूरी है ध्यान रखना, उसमें पहला है एसेट एलोकेशन, कि आप अगर एक रिलेटिवली यंगर एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिम्मेदारियां कम हैं, या आप इनकम की स्टेबिलिटी को लेके ज्यादा श्योर हैं, फर्म है, तो आप एसेट एलोकेशन थोड़ा ऐसा रख सकते हैं जहां आपको लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न मिले, या उसको सिंपल भाषा में बोलूं तो थोड़ा रिस्क एसेट्स उनको बोलते हैं, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है, रिलेटिवली ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे आप लाइफ की आगे की स्टेजेस में जाएंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उस हिसाब से वो थोड़ा एसेट एलोकेशन आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मैं लाइफ की किस स्टेज में हूं और उसके हिसाब से मेरा एसेट एलोकेशन कैसा कैसा होना चाहिए, उसमें आपको एडवाइजर या प्लानर बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात है प्रोटेक्शन फर्स्ट माइंडसेट। अब प्रोटेक्शन फंड से मेरा क्या मतलब है कि आपको हमेशा लाइफ के किसी भी स्टेज में एक इमरजेंसी फंड बोल लीजिए या उस तरीके का फंड बोल लीजिए रखना चाहिए कि जो अगर कहीं इनकम में कोई गैप आया, अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई तो वो आपको सपोर्ट दे। अब वो जो प्रोटेक्शन फर्स्ट माइंडसेट है, इमरजेंसी फंड वाला, उसकी अवधि अलग अलग होगी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में। अगर आप लाइफ की अर्ली स्टेज में हैं तो शायद वो एक छोटी अवधि का भी इमरजेंसी फंड ठीक है, अगर आप थोड़ी आगे की स्टेज में हैं तो शायद आपको लंबी अवधि का इमरजेंसी फंड्स भी अलग अलग होते हैं। कई बार मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि 6 से 12 महीने की जो आपकी इनकम है
उसको आप इमरजेंसी फंड में डाल लो। क्या ये भी आपके लाइफ स्टेजेस के हिसाब से बदलते रहते हैं? बदलना चाहिए। हाँ। हम ऐसा रिकमेंड करते हैं Okay. क्योंकि आपकी इनकम की स्टेबिलिटी अच्छी है, राइट, तो आपको इमरजेंसी फंड 12 महीने का नहीं चाहिए। Okay. बट अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है ना, आपकी इनकम अच्छी है बट आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपको शायद इमरजेंसी फंड थोड़ी लंबी अवधि का रखना चाहिए। तो उस हिसाब से प्लस आपके पीछे जिम्मेदारी कितनी है, डिपेंडेंट कितने हैं, उस पे भी निर्भर करेगा कि आपके बच्चे किस स्टेज में हैं, उनको आपको कितनी जल्दी एजुकेशन के लिए भेजना है। बिकॉज आप जो हायर रिटर्न जनरेटिंग एसेट क्लास हैं वहां से आप शायद उतनी जल्दी लिक्विडिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेक्ट ना कर पाए। तो वो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। लाइफ की हर स्टेज में इमरजेंसी फंड का रोल है, बट थोड़ा फर्क पड़ेगा। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, उसका माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपकी जैसे जैसे लाइफ की स्टेज आगे जाएंगी वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो आप अपने एसेट एलोकेशन का, प्रोटेक्शन फर्स्ट माइंडसेट का लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और जो तीसरी बात वापस रिपीट करूंगा, कंपाउंडिंग, कि आप जितनी जल्दी शुरू कर सकें लाइफ की, जिस स्टेज में जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें उतनी जल्दी करें। बिकॉज होगा क्या कि अगर आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे और कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी तो आपका कॉर्पस बनता चला जाएगा। जैसे जैसे आप लाइफ की आगे की स्टेजेस में जाएंगे आपका कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा। तो फिर आपको बहुत ज्यादा शायद एसेट एलोकेशन में चेंजेस भी ना करने पड़े, बिकॉज आपने जल्दी शुरू किया, आपका एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो गया। उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन फर्स्ट का या एसेट एलोकेशन का जो ध्यान रखना है या उसमें जो चेंजेस करने हैं वो रिलेटिवली कम करने पड़ेंगे। तो जल्दी शुरू करें और कंपाउंडिंग का पूरा एडवांटेज लें। बड़ा अच्छा आपका मार्केट का फ्रेज है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग। क्या आपको लगता है 2026 में ये रेलेवेंट होगा? ये तो हमेशा रिलेवेंट है। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग, ये हमेशा रिलेवेंट है, राइट। आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देख लें। हाँ। मेरे को 20 साल से ज्यादा ये काम करते हुए हो गए, मैंने हजारों इन्वेस्टर्स देखे होंगे, लाखों इन्वेस्टर्स देखे होंगे। आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को देख लें, कभी भी किसी ने टाइमिंग के द्वारा बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं किया। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को अलग अलग रखा है, बट जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जहां टाइमिंग नहीं हो सकती, वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो उसी को बोला जा सकता है, राइट। प्लस 2026 के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 2025 के एंड में बोल लीजिए, शुरुआत में बोल लीजिए, माफी चाहूंगा, 2025 की शुरुआत में बोल लीजिए, काफी ज्यादा हेडविंड्स थी। हाँ। क्योंकि ट्रंप जो पावर में आए थे यूएस में वो उसी दौरान आए थे, राइट। 2024 के लास्ट में बोल लीजिए, 2025 के शुरुआत में बोल लीजिए, उसी दौरान आए थे। तो उन्होंने आके टैरिफ रिलेटेड, ट्रेड बोर्ड रिलेटेड काफी कुछ एक्शन किया, राइट। उसको लेके काफी अनसर्टेनिटी थी, हमारी मार्केट्स में भी थी, ग्लोबली भी थी। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके, लिक्विडिटी को लेके भी थोड़े थोड़े कंसर्न्स थे। और जो ईपीएस है, जो अर्निंग पर शेयर है या कॉर्पोरेट अर्निंग है, उसको लेके भी थोड़े कंसर्न्स थे। बिकॉज धीरे धीरे पिछले 1-2 क्वार्टर में 2024 के सितंबर के बाद वाले क्वार्टर्स में थोड़ा थोड़ा अर्निंग का डाउनवर्ड रिवीजन हुआ था। तो आप होपफुल हैं 2026? ये सब जो प्रॉब्लम्स थी जिनको मैं हेडविंड्स बोल रहा हूँ, ये अब सब टेलविंड्स में बदल गई हैं। अब ट्रेड वॉर को लेके अगर कभी भी जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगा तो उससे हमारे मार्केट्स काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। अभी अर्निंग पर शेयर का जो डाउनवर्ड रिवीजन था वो लाइकली अपवर्ड रिवीजन में कन्वर्ट हो गया और अगले साल की अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट जो लिक्विडिटी बढ़ाने को लेके बहुत एक्शन ले रही है, राइट। इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं, जीएसटी रेट्स भी कम हुए हैं, इनकम टैक्स में भी एडवांटेज दिए गए हैं। वो सब इसलिए दिए गए हैं कि लिक्विडिटी सिस्टम में ज्यादा है और कंजम्पशन को ज्यादा बूस्ट मिले। तो कंसीडरिंग ये सारी जो हेडविंड्स थी पिछले साल में, ये अब टेलविंड्स में बदल गई हैं। 2026 को लेके कोई भी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा श्योर होके या कॉन्फिडेंट होके इन्वेस्टिंग कर सकता है। एक साल की इन्वेस्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, बट 2026 को आप एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बना सकते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी मेरा यही था कि अगर मान लीजिए किसी को 2026 अपना वेल्थ क्रिएशन का ईयर बनाना है कि अब तो मुझे पैसे कमाने हैं 2026 में, तो फिर उसका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाकर इसमें पैसा डालो और आराम से एकदम रिलैक्स रहो?
देखिए, रिलैक्स होने के लिए तो सबसे पहले आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, जो हमने बात बोली, बिकॉज ये मार्केट्स में या इक्विटी में थोड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। तो अगर आपको रिलैक्स होना है तो सबसे पहले तो आपको, अगेन मैं उसको कमिटमेंट बोलूंगा, एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे। बट अगर मैं उसको, आपकी जो सवाल है उसको एक मिनिमम वाइबल पोर्टफोलियो की तरह मैं डिवाइड करके 4 हिस्सों में बताऊं, तो 2026 में किसी भी इंसान को, इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग को भी या नए इन्वेस्टर को भी, वो 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उन्हें एक इमरजेंसी फंड, जो भी हमने बात की, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मेरी लाइफ स्टेज के हिसाब से या मेरे इनकम के हिसाब से या मेरी इनकम की स्टेबिलिटी के हिसाब से इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। वो एक मिनिमम वाइबल पोर्टफोलियो का एक पोर्शन होना चाहिए। दूसरा, 2026 जितने भी टेलविंड्स हैं, आप थोड़ा इक्विटी की तरफ या रिस्क एसेट्स की तरफ, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है, तो आपको ग्रोथ के लिए जो प्रोटेक्शन फर्स्ट माइंडसेट है या इमरजेंसी फंड है, वो स्टेबिलिटी देगा, राइट, या सेफ्टी नेट देगा। ग्रोथ के लिए आपको इक्विटी में या उस तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको हायर रिटर्न मिलेंगे। इसके साथ आपके पोर्टफोलियो का एक पोर्शन डेट में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में जरूर होना चाहिए, जहां आपको 8-9-10% का एक थोड़ा सेफर रिटर्न मिलता चले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जो कंसिस्टेंसी है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए कि आप लगातार इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप अपने पोर्टफोलियो का लेवल भी या इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है और ये जो स्टेप अप अप्रोच है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मैं थोड़ा थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाऊंगा, उसका जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो सबसे बड़ा होता है। Exactly. उसको बंदा मिस कर देता है कि मेरी एक्स अमाउंट की एसआईपी या इन्वेस्टमेंट में हर महीने करता हूँ, हर साल करता हूँ, इनकम बढ़ गई, मैंने वो नहीं बढ़ाया, राइट। वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप वहां 10-10, 15-15, 20-20% जो भी आप अफोर्ड कर सकें, अगर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकें, वो जरूर बढ़ाना चाहिए। कंपाउंडिंग में उसका बहुत 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 इम्पैक्ट होता है, बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये 4 चीजों को आप ध्यान रखें, एक अच्छे एडवाइजर के साथ, आई वुड लाइक टू से, एक पोर्टफोलियो बनाइए। लॉन्ग टर्म में चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। ओके, तो इन सब बातों को आप याद रखिए। और 2025 आप देखेंगे आईपीओज और एनएफओज का साल रहा। जितना वॉलेटाइल मार्केट, उतने ही ज्यादा इस बार आईपीओज आए। कुछ कुछ तो जैसे मीशो कह ले या फिर आप वेगफिट कह ले, नेफ्रो केयर कह ले, इनको तो काफी चौंकाया भी है ऐसे आईपीओज ने, स्पेशली मीशो ने। एनएफओज ने भी चौंकाया, और खास करके हमने देखा कि कैसे पैसिव फंड्स के भी एनएफओज आए। एक महीना तो ऐसा रहा जिसमें ज्यादातर आपके एनएफओज तो पैसिव फंड्स के ही आए थे। अब क्योंकि अब ये भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट इस तरफ भी चल रहा है। तो निवेशकों के लिए आपका की क्या एडवाइस रहेगी जब एक एनएफओ आता है या आईपीओ आता है, तो उसमें क्या अप्रोच रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? देखिए, जो जैसा आपने सही बोला कि 2025 में बहुत आईपीओ आए, और काफ़ी आईपीओ में से अच्छी कंपनीज के सक्सेसफुल हुए, जहां डे 1 पे ही जब आईपीओ ओपन हुआ उस दिन ही 20-25-30% के गेन हुए। Exactly. और 3-4 दिनों में मिला के शायद 60-70% के गेन हुए। तो वो सब कुछ देख के थोड़ा एक इन्वेस्टर के मन में फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि अच्छा मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। हाँ, बिल्कुल, राइट। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे आईपीओ पिछले साल भी आए, इस साल भी आएंगे, 2026 में भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, बिकॉज हम एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है कि जहां आईपीओ लगातार आते रहेंगे, बिकॉज यहाँ इतनी कंपनीज अवेलेबल हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी वाली कंपनीज अवेलेबल हैं। आपको इन्वेस्ट करते हुए, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हुए जो एक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली उसमें होनी चाहिए कि आप थोड़ा देखें। फोमो तो अच्छी बात है कि आपने किसी कंपनी का आईपीओ देखा, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और आपको फोमो आ गया। वो तो एक अच्छी बात है, वो तो हो सकता है, राइट। बट आपको इन्वेस्ट करते हुए 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि वो जो कंपनी का आईपीओ है वो किस तरीके का आईपीओ है, कि वो ऐसा आईपीओ है जहां कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है, या ऐसा आईपीओ है कि वो कंपनी में पैसा जाना है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पैसा दिया जा रहा होता है, जिन्होंने कंपनी में शुरुआती दौर में पैसा लगाया। अगर वो ऑफर फॉर सेल है तो आप थोड़ा सा उसको लेके ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी कैपिटल नहीं है जो कंपनी में जानी है। दूसरा, आईपीओ की प्राइसिंग बहुत मैटर करती है, कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, उनके आईपीओ ऐसे होते हैं जहां हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो फेयरली प्राइस्ड होते हैं, और कुछ थोड़े रिचली प्राइस्ड होते हैं, राइट। तो जो रिचली प्राइस्ड हैं
वहां पे आप थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं, बिकॉज वहां अगेन हमारी लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं कि शायद इन्वेस्टर के लिए उतनी मनी ऑन द टेबल नहीं है, राइट। और तीसरी बात, आपको जो लॉन्ग टर्म कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं उसको लेके बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अगले 1, 2, 3 साल में किस तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ या बॉटम लाइन ग्रोथ डिलीवर करेगी। तो अब ये सब काम आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, बट ये सब काम अगर आपको एक अच्छा एडवाइजर चाहिए उसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ मिलके करिए। बट आईपीओ में इन्वेस्ट करिए, आईपीओ आते रहेंगे, बहुत जरूरी है कि आए, बट एट द सेम टाइम ये 2-3 बातों का ध्यान रख के इन्वेस्ट करें, नहीं तो वो फोमो के चक्कर में थोड़ी गलती भी हो सकती है अगर इन 3 बातों को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे। अब क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी लेकिन टाइम हमारा अब खत्म होने को आ गया, लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते एक क्विकली आप एडवाइस दे दीजिए 2026 के लिए। एक अगर मान लीजिए कोई 50 साल का है तो उसको किस तरीके से 2026 में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखना चाहिए, और कोई यंगस्टर है तो उसको कैसा अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको शुरुआत करनी चाहिए। अब वो 2026 को लेके जितनी भी टेलविंड्स अवेलेबल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पहला साल ही उनकी इन्वेस्टमेंट का, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट का पहला साल ही बहुत अच्छा साल होगा। तो सबसे पहला काम किसी को भी ये करना चाहिए कि वो 2026 में इन्वेस्ट करे, अगर वो ऑलरेडी अंदर नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी अंदर है, अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो चाहे 35 वर्ष का है चाहे वो 50 वर्ष का है, वो इस बात का ध्यान रखे कि मार्केट 5 से 6 सालों में डबल हो जाता है। 13 से 14% का साल दर साल का CAGR आता है। उसमें बीच में एक साल ऐसा आता है जब मार्केट 60-70% चलता है। एक साल ऐसा भी आता है जब 4-5% चलता है, जो पिछला साल गया, कि पिछले 1-1.25 साल में फ्लैट रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी अंदर हैं तो आप खुद से ये कमिटमेंट करिए कि आप उन सब बातों का ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, और आप कोशिश ये करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एसेट एलोकेशन को ध्यान में रख के या अपनी रिस्क को ध्यान में रख के एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाएंगे। आप 35 वर्ष के हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आप ग्रोथ वाली कंपनीज का या ग्रोथ को लेके ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, इफ दैट इज द वर्ड आई कैन यूज, कि जहां आप ऐसा सोच सकते हैं कि भी मेरा ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ग्रोथ की तरफ रहे। आप 50 वर्ष के हैं तो थोड़ा आपको शायद, जो मैं प्रोटेक्शन फर्स्ट माइंडसेट की बात कर रहा था या एसेट एलोकेशन की बात कर रहा था, थोड़ा वहां केयरफुल रहने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। बट ग्रोथ को लेके और प्रोटेक्शन को लेके साथ में चलेंगे तो 2026 पूरे चांसेस हैं कि एक बहुत अच्छा साल किसी भी इन्वेस्टर के लिए बनेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसीलिए कहते हैं एडवाइजर जरूरी है, और इसीलिए नए साल पर जो एडवाइस आपको मिली है उसके हिसाब से आप अपना जो प्लान है वो बना सकते हैं, और उस प्लान के हिसाब से चलते हुए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं।